So a copper workpiece was welded with neutral flame and consumption of acetylene was 10 liter. It was found that the welding was defective. वेल्डिंग डिफेक्टिव क्यों हुई? क्योंकि हम कॉपर के वर्कपीस को न्यूट्रल फ्लेम की हेल्प से वेल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वेल्डिंग तो डिफेक्टिव होना ही था। तो कॉपर को हम किस टाइप की फ्लेम से हम वेल्ड कर सकते हैं? सर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की हेल्प से वेल्ड कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग हेल्प से हम किस किस की वेल्डिंग कर सकते हैं? सर हम कॉपर की कर सकते हैं, सर हम ब्रास की कर सकते हैं, और सर हम किसकी कर सकते हैं? जिंक की कर सकते हैं। ठीक है, इट अगेन रीवेल्डेड with the oxidizing flame. With respect to the oxidizing flame, it is asking the consumption of oxygen. It is asking the consumption of oxygen, and the consumption of acetylene is given as a 10 liter. Consumption of acetylene is given as a 10 liter. And what is the ratio of oxygen to acetylene in case of oxidizing flame? It will be 1.15 to 1.5. Now we have to find out the value of the oxygen. The value of the oxygen will be equals to amount of acetylene. Amount of acetylene कितना है? 10 लीटर है। 10 into 1.15 to 10 into 1.5, which means 11.5 to 15. The amount of oxygen will be 11.5 to 15. जैसे कॉमन सेंस क्वेश्चन, ऑक्सीजन का अमाउंट एज कंपेयर टू एसिटिलीन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे, तो उनमें से आप क्वेश्चन में से ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हमें ऐसा ऑप्शन चूज ही नहीं करना है जिसमें इसकी वैल्यू क्या हो? लेस देन एसिटिलीन हो। तो हमें कौन सी वैल्यू चूज करनी है? जिसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट हो वो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ एसिटिलीन क्या हो? ज्यादा। सो दिस इज द क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फ्लेम। विच में बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्लेम। आपको एक अमाउंट दे देगा और दूसरा अमाउंट पूछेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लेम हमें क्या याद रखना पड़ेगा? हमें रेशियो याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? रेशियो याद रखना पड़ेगा। तो हमें रेशियो याद रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं गैस वेल्डिंग टेक्निक्स पर। अब आ रहे हैं हम गैस वेल्डिंग टेक्निक्स पर। क्लियर है? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। गैस वेल्डिंग टेक्निक, इसमें क्या होता है देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज योर गैस वेल्डिंग टेक्निक। ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपके फोर हैंड, एक होती है बैक हैंड। देखिए आपके पास एक वर्कपीस है, दिस इज योर वर्कपीस। ध्यान से समझिएगा इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी यहां पर एक आपके पास वर्कपीस है। क्लियर है? जो फोर हैंड होगा उसमें नोजल की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जो बैक हैंड होगा उसमें नोजल की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और नोजल किस तरीके से आ रही है? नजर देखो, दिस इज द नोजल। यहां पर भी नोजल किस तरीके से नजर आ रही है? दिस इज द नोजल। और नोजल से क्या हो रहा है? सर नोजल से एक तो इनर कोन बन रहा है, और इनर कोन के साथ साथ एक आउटर फ्लेम बन रही है। सर यहां पर भी एक आउटर फ्लेम बनेगी, और यहां पर भी एक इनर कोन बनेगा। ठीक है, इसमें नोजल किस डायरेक्शन से आ रही है? आपके लेफ्ट से राइट जा रही है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? राइट से लेफ्ट आ रही है। अगर आप राइट हैंड यूज करते हो तो अगर आप अपने हाथ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजोगे तो वो हो जाएगा फोर हैंड। अगर अपने आप हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाओगे, सॉरी इट इज बैक हैंड। इट इज बैक हैंड। बैक हैंड में क्या होता है? बैक हैंड में सर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, है ना? ये राइट है ना, ये मेरा राइट हो जाएगा फिर वैसे घूमूंगा तो ध्यान रखना, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं। दिस इज आर, दिस इज अल। ठीक है, बैक हैंड में क्या होगा? लेफ्ट टू कहां जाएंगे? हम राइट जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अगर हम फोर हैंड की बात करते हैं तो हम क्या जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे। कहां जाएंगे? राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेल्डिंग कहां हुई होगी? सर वेल्डिंग हुई होगी यहां पर, यहां तक। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेल्डिंग कहां हुई होगी? सर यहां तक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वेल्डिंग कौन कर रहा है? वेल्डिंग यहां पर कर रहा है सर इनर कौन। कौन कर रहा है? इनर कौन। यहां पर भी वेल्डिंग कौन कर रहा है? इनर कौन। लेकिन आउटर फ्लेम क्या कर रही है उसको ध्यान से देखो।
आउटर फ्लेम क्या कर रही है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मैं पहले फोरहैंड की बात कर रहा हूं, ध्यान से, एकदम बिल्कुल आसान है। अनवेल्डेड पोर्शन को आउटर फ्लेम पहले से प्री हीट कर रही है, अनवेल्डेड पोर्शन को आउटर फ्लेम प्री हीट कर रही है। बैक हैंड पर आओ सर, वेल्डेड पोर्शन को आउटर फ्लेम रीहीट कर रही है, वापस हीट कर रही है। यहां पर प्री हीटिंग हो रहा है और यहां पर रीहीटिंग हो रहा है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आउटर फ्लेम, दिस इज द फंक्शन ऑफ द आउटर फ्लेम। आउटर फ्लेम का फंक्शन क्या है? आउटर फ्लेम का फंक्शन है यहां पर क्या करना? प्री हीटिंग करना। क्या करना? प्री हीटिंग करना। यहां पर क्या है सर? यहां पर जो आउटर फ्लेम का जो फंक्शन है, यहां पर आउटर फ्लेम का फंक्शन है रीहीटिंग करना। क्या करना? रीहीटिंग। सर ये प्री हीटिंग किसकी कर रहा है? ये प्री हीटिंग कर रहा है आपका अनवेल्डेड पोर्शन। किसकी कर रहा है? अनवेल्डेड पोर्शन की कर रहा है। सर यहां पर रीहीटिंग किसकी हो रही है? सर वेल्डेड पोर्शन की हो रही है। किसकी हो रही है? वेल्डेड पोर्शन की। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही यहां पर। सर यहां पर क्या होगा? जब वेल्डिंग हो रही होगी तो अनवेल्डेड पोर्शन और वेल्डेड पोर्शन का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां क्या कर दी? प्री हीटिंग कर दी। अनवेल्डेड पोर्शन और वेल्डेड पोर्शन का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा। और टेम्परेचर डिफरेंस कम होने के कारण यहां पर जब वो वेल्डिंग होगी तो यहां पर एक डक्टाइल टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। किस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी? डक्टाइल टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। और इसके कारण यहां पर जो क्रैक फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर आइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक एक वर्ड का मीनिंग है। सर बैक हैंड में क्या हो रहा है? जो आउटर फ्लेम है वो वेल्डेड पोर्शन की रीहीटिंग कर रही है। रीहीटिंग करने से क्या होगा सर? ड्यूरिंग द वेल्डिंग अगर कोई इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई हो तो रीहीटिंग करने से इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव हो जाएगी। इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी? रिलीव हो जाएगी। और इंटरनल स्ट्रेसेस का रिलीव होना क्या होता है? एनीलिंग। इंटरनल स्ट्रेसेस का रिलीव होना क्या होता है? एनीलिंग होता है। तो एनीलिंग होने से क्या होगा? यहां पर भी सर क्रैक फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। क्रैक फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक में क्या होता है और बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक में क्या होता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कास्ट आयरन की, किसकी? अगर हम किसकी बात करें? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है वो एज कंपेयर टू स्टील क्या होता है? ज्यादा होता है। एज कंपेयर टू स्टील क्या होता है? ज्यादा होता है। कार्बन इसमें ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूं कास्ट आयरन के वर्कपीस की और आप उसकी वेल्डिंग कर रहे हो, सिंपल वेल्डिंग कर रहे हो, ना कोई प्री हीटिंग है ना कोई पोस्ट हीटिंग है, सीधा वेल्डिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा? कास्ट आयरन के वेल्डेड और अनवेल्डेड पोर्शन में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण जो कार्बन होगा वो कार्बाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक हार्ड एंड ब्रिटल स्ट्रक्चर का आपका वेल्डेड पोर्शन बनेगा। एक हार्ड और ब्रिटल स्ट्रक्चर का क्या बनेगा? वेल्डेड पोर्शन बनेगा ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू द कार्बाइड। और ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेल्डेड पोर्शन एंड अनवेल्डेड पोर्शन। लेकिन सर अब हम इसको क्या करें कि कार्बाइड प्रोड्यूस ही ना हो, तो हम उस टेम्परेचर डिफरेंस को कम कर सकते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस को कम करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं सर? प्री हीटिंग वाला कंसेप्ट यूज में लेते हैं। तो प्री हीटिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। प्री हीटिंग में टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच का है सर? ये टेम्परेचर डिफरेंस अनवेल्डेड पोर्शन और वेल्डेड पोर्शन के बीच का है। अनवेल्डेड पोर्शन और वेल्डेड पोर्शन के बीच का है। ठीक है सर? तो आपको कास्ट आयरन के बारे में ये याद रखना है कि कास्ट आयरन की जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो उस टेक्निक से करेंगे जिसमें क्या हो रही हो? प्री हीटिंग हो रही हो। क्या हो रही हो? प्री हीटिंग हो रही हो। एंड दिस प्री हीटिंग विल बी डिक्रीज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेल्डेड एंड अनवेल्डेड पोर्शन।
आई होप यहां तक आपको गैस वेल्डिंग जो अभी हमने पढ़ी है ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इट इज अ टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। इसमें केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है। और कौन सी रिएक्शन हो रही है सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके मटेरियल के एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया है। Next type of the welding process is thermit welding. Next type of the welding process is thermit welding. Very important. यहां जो मैं सब बता रहा हूं ना, इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं भूलना है। ये जो हमने यहां पढ़ा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जो भी वर्ड मैंने आपको समझाने के लिए यूज में लिए हैं, जो भी वर्ड आपको नोट्स में मिलने वाले हैं, उनमें से एक भी वर्ड को स्किप नहीं करना है, पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। और इतना आसान सब्जेक्ट है ये, इसके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो डायरेक्टली आपके नोट्स बेस्ड ऑन आएंगे। नोट्स बेस्ड ऑन का मतलब है कि उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके नोट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, 101% मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस की, दैट इज थर्मिट वेल्डिंग। दैट इज थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है? थर्मिट वेल्डिंग भी एक केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है। इसमें भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और वो हीट आपके कहाँ काम आती है? वो हीट काम आती है सर वेल्डिंग करने के लिए। किसके करने के लिए? वेल्डिंग करने के लिए। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द 2 वर्क पीसेस जिनकी हमें वेल्डिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ द थर्मिट वेल्डिंग। विद द हेल्प ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। सो दीज आर द 2 वर्क पीसेस। दिस इज द फर्स्ट वर्क पीस, दिस इज द सेकेंड वर्क पीस। इसके नीचे हमने एक प्लेट रख दी है, ये है प्लेट, और इन दोनों वर्कपीस के बीच में कुछ गैप है। उस गैप में हमें लिक्विड मेटल डाल के उसको फिल करना है।
किसको फिल करना है? लिक्विड मेटल डाल के उसको फिल करना है। और लिक्विड मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए, लिक्विड मेटल को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फर्नेस का यूज करते हैं। और यहां पर जो फर्नेस यूज में आने वाली है उसे हम कहते हैं क्रूसिबल फर्नेस। उसे हम क्या कहते हैं? क्रूसिबल फर्नेस कहते हैं। तो देखिए क्रूसिबल फर्नेस कैसी होती है। आप पहली बार कोई एक फर्नेस देखने वाले हो डायग्राम में। दिस इज द क्रूसिबल फर्नेस, दिस इज द क्रूसिबल फर्नेस, दिस इज द क्रूसिबल फर्नेस। हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें समझ आ रहा है। आप जो नाम बोल रहे हो वो साथ में लिख भी दीजिए। हाँ बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेंसिल्स बना के रखिए क्योंकि डायग्राम भी हम बना रहे हैं और उसी के साथ साथ हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये वाली जो फर्नेस होती है उसे हम बोलते हैं क्रूसिबल फर्नेस। यहाँ लिखता हूँ, दिस इज योर क्रूसिबल फर्नेस। FN मतलब फंक्शन नहीं होगा, फर्नेस होगा। क्या होगा? फर्नेस। इस क्रूसिबल फर्नेस में क्या होगा? आपके थर्मिट मिक्सचर होगा। क्या होगा? थर्मिट मिक्सचर। सो दिस इज द थर्मिट मिक्सचर, दिस इज द थर्मिट मिक्सचर। तो हमें यहां पर क्या करना है? एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। और उस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए? सर उससे हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए? हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। और उस हीट का यूज करेंगे हम आयरन को मेल्ट करने के लिए। किसको मेल्ट करने के लिए? आयरन को मेल्ट करने के लिए। तो जब आपका आयरन मेल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आपके इन गैप्स के बीच में फिल हो जाएगा। सो दिस इज द मेल्ट पोर्शन ऑफ द आयरन। ये आपका मेल्ट हुआ आयरन है रेड कलर में। और ये जो स्टोन्स की तरह नजर आ रहा है, दिस इज द थर्मिट मिक्सचर। सो दिस इज योर लिक्विड मेटल, दिस इज योर लिक्विड मेटल। तो ये आपका लिक्विड मेटल है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है ना वो नहीं समझ पाते हो, वो उसको रट लेते हैं। लेकिन हमें कंसेप्ट समझना जरूरी है ताकि अगर हम इस चीज को भूल भी जाएं तो क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये स्टोन लाइक हमने बना रखा है, दिस इज द थर्मिट मिक्सचर, दिस इज द थर्मिट मिक्सचर। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इस थर्मिट मिक्सचर में हमने मैग्नीशियम रोड्स का भी यूज किया है, प्लस हम इसमें क्रैकर्स भी यूज में ले सकते हैं। अब देखिए, दिस इज योर वर्कपीस, दिस इज योर वर्कपीस एंड दिस रेड वन इज द लिक्विड मेटल, दिस रेड वन इज द लिक्विड मेटल। सर हमें क्या करना है? हमें केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करनी है, हमें केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करना है ताकि वहां पर ऐसी रिएक्शन हो कि हीट प्रोड्यूस हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर हमें पहले तो थर्मिट मिक्सचर प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? थर्मिट मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ द आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रोड्स, आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रोड्स। तो देखिए क्या होता है थर्मिट मिक्सचर में। थर्मिट मिक्सचर में अगर हम बात करते हैं, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? थर्मिट मिक्सचर को प्रिपेयर कर रहे हैं और यहां पर केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही हमने आपके क्रूसिबल फर्नेस में थर्मिट मिक्सचर डाला तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर को सर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट कितना डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना पड़ेगा? सर 1000। क्या सर इससे ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ योर मेटल, अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ योर मेटल। तो हमें कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुंच जाए, ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुंच जाए। तो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ना, अब थर्मिट मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन होगी। अब थर्मिट मिक्सचर में क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। और ये जो केमिकल रिएक्शन होगी इट विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है और ये वाली जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, ये आपके आयरन को मेल्ट करने के लिए काम में आएगी। और यहां पर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि जो टेम्परेचर होगा वो 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि पहले रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज हमने किसकी हेल्प से किया? हमने किया सर मैग्नीशियम और क्रैकर्स की हेल्प से। हमने मैग्नीशियम की रोड्स अंदर डाल दी और क्रैकर्स अंदर डाल दिए, और फिर हमने क्या किया? उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया थर्मिट मिक्सचर का, और थर्मिट मिक्सचर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया कि केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो आपका क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस हुआ, और हीट प्रोड्यूस जब होगा तो हीट इतना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, हमने तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लेके गए थे, लेकिन वो खुद ही 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, और आपका जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद दोनों वर्कपीस के बीच में जो गैप है उसमें फिल हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द थर्मिट वेल्डिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर थर्मिट वेल्डिंग। सर इस थर्मिट वेल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं? इस थर्मिट वेल्डिंग का यूज हम रेल्स को, जो आपकी रेल्स होती है उनके रिपेयर वर्क के लिए करते हैं। दो रेल्स को जोड़ने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। सर इसका और यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कास्टिंग से बने पार्ट अगर टूट जाते हैं, किससे? कास्टिंग से बने अगर पार्ट टूट जाते हैं तो उनके भी रिपेयर वर्क के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने एप्लीकेशन बेस्ड भी बता दिया। अब आप हमें रिएक्शंस बता दीजिए कि क्या क्या रिएक्शन प्रोड्यूस होने वाली है, क्या क्या रिएक्शन बनने वाली है, और किस रिएक्शन से क्या होता है और रेशियो क्या होता है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो पहली जो रिएक्शन है मैं वो आपको बताना जा रहा हूं कि आपका स्लैग कैसे प्रोड्यूस होता है। सो दिस रिएक्शन इज द 3Fe3O4 प्लस 8Al प्लस 8Al। तो जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, इस थर्मिट मिक्सचर की जब रिएक्शन होगी तो आपके बनेगा 9Fe, कितना बनेगा? 9Fe प्लस 4Al2O3, 4Al2O3, ठीक है। ये क्या होता है? स्लैग होता है। दिस इज द स्लैग। प्लस आपके प्रोड्यूस होगी हीट, प्लस आपके क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की रिलेटिव डेंसिटी की, तो जो आपकी आयरन की जो डेंसिटी होती है इट विल बी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्लैग की, इसकी होती है 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में से लाइट वेट कौन सा है? सर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और लाइट वेट होगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और लिक्विड मेटल को क्या करेगा? इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एज ए स्लैग यूज में लिया जाता है, वो एज ए स्लैग यूज में लिया जाता है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें बिल्कुल समझ आ चुका है। सर और क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में? और ये पूछा जा सकता है कि द रेशियो बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज 3:1, is 3:1, and this ratio is defined by mass। ये मास के अकॉर्डिंग रेशियो है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेशियो नहीं है। अगर आप 3 kg आयरन ऑक्साइड ले रहे हो तो उसके लिए आपको 1 kg एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 1 kg एल्यूमिनियम की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या हम एल्यूमिनियम को ही हमेशा स्लैग प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लेंगे? बिल्कुल, स्लैग को प्रोड्यूस करने के लिए हम हमेशा ही एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और जो स्लैग बनता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दिस स्लैग विल प्रोटेक्ट द लिक्विड मेटल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, लिक्विड मेटल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सर क्या और भी मिक्सचर को हम इसमें यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप यूज कर सकते हो CuO2 एंड एल्यूमिनियम को, CuO2 एंड एल्यूमिनियम को। CuO2 को भी आप एज ए मिक्सचर यूज में ले सकते हो। और क्या यूज में ले सकते हैं सर? और यूज में हम ले सकते हैं Cr2O3 एंड एल्यूमिनियम को। मतलब ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम बन के क्या बना देंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है सर? इट इज ए स्लैग, इट इज ए स्लैग। सो दिस इज योर थर्मिट वेल्डिंग, दिस इज योर थर्मिट वेल्डिंग।
So now let's come to the next type of the welding process, that is the atomic hydrogen welding. That is the atomic hydrogen welding. तो जो आपका next type है welding process का, that is atomic hydrogen welding. ठीक है, तो इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस समझ में आ चुका है। इन सभी प्रोसेस की हम वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर आप तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, प्रैक्टिकली ये हम कैसे देखेंगे वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप का जो वेल्डिंग प्रोसेस है दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, तो यहां पर हम कौन सी गैस यूज में लेंगे सर? हाइड्रोजन गैस यूज में लेंगे। सर इस वेल्डिंग की खास बात यह है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2, और दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं टंगस्टन के। दोनों इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? टंगस्टन के होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो यहां केमिकल रिएक्शन होगा या फिर आर्क प्रोड्यूस होगी? सर आर्क प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोड होगा तब तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहां पर तो 2 इलेक्ट्रोड है और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी। देखिए इसका अरेंजमेंट किस तरीके का है वो देखिए आप। आपके पास एक वर्कपीस होगा, अरेंजमेंट देखते ही आपको बिल्कुल समझ आ जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज योर वर्कपीस, और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कुछ इस तरीके से है। दिस इज योर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये क्या है? नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए मेरी बात। ये है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बनाने वाला हूं वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च से तो अब आप फेमिलियर हो ही चुके हो कि वेल्डिंग टॉर्च क्या होती है। वेल्डिंग टॉर्च से क्या होता है? गैस का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? गैस का फ्लो। ठीक है, सो दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च। दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, एक छोटी एक बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का साइज सेम होता है। ठीक है, इसमें डायग्राम में आप साइज पर मत जाइएगा। यहां पर होता है आपका एक पावर सोर्स। दिस इज योर पावर सोर्स। दिस इज योर पावर सोर्स। ठीक है सर, अब हम क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रोड्स को इनसे कनेक्ट कर देते हैं। सर क्या वर्कपीस को कनेक्ट करोगे? नहीं, अभी तो मैंने कहा था आर्क किनके बीच में प्रोड्यूस होती है? सर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोड्यूस होती है। वर्कपीस का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, बिल्कुल समझ आ गया। यही तो गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, इसमें वो भूल जाते हैं कि आर्क किन किन के बीच में प्रोड्यूस हो रही है। एक होता है आपके हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर, और यहां से हाइड्रोजन गैस सप्लाई होती है। इन फर्स्ट सिलेंडर यहां से सप्लाई हो जाएगी। सेकंड सिलेंडर देखिए, सेकंड में नोजल में यहां से सप्लाई हो जाएगी। सिलेंडर एक ही रहेगा। दिस इज द सेकंड नोजल। ठीक है, सॉरी, दिस इज द फर्स्ट नोजल, दिस इज द सेकंड नोजल। दोनों में से हाइड्रोजन जाएगी। दोनों में से हाइड्रोजन क्या होगी? जाएगी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाएगा या एटम? सर हाइड्रोजन का जाएगा मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का कौन जाएगा? सर मॉलिक्यूल जाएगा। ठीक है, जाने दो। जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपके इस आर्क के कांटेक्ट में आएगा, और आर्क किन के बीच में प्रोड्यूस हो रही है? सर आर्क जो प्रोड्यूस हो रही है वो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में। 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड आप यूज में ले रहे हो, उनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो रही है? सर आर्क प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे ही जो आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इस आर्क के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा? हीट को गेन कर लेगा। ये क्या करेगा? हीट को गेन कर लेगा, और हाइड्रोजन जो आपका मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम में डिसएसोसिएट हो जाएगा। मॉलिक्यूल आएगा, हीट को गेन करेगा और एटम्स में डिसएसोसिएट हो जाएगा। एटम्स में डिसएसोसिएटेड होने के बाद ये आपके वर्कपीस की कोल्ड सरफेस पर जाके स्ट्राइक करेगा। दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्राइक करेंगे। पहले तो उसने आर्क से क्या ली? हीट एब्जॉर्ब की, डिसएसोसिएट हो गए। अब वर्कपीस पर जाके टकराएंगे।
तो जैसे ये वर्कपीस पर जाके स्ट्राइक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये हीट को रिलीज कर देंगे। ये क्या कर देंगे, हीट को रिलीज कर देंगे। और जैसे ये हीट को रिलीज करेंगे ये अनस्टेबल हो जाएंगे और अनस्टेबल होने के कारण ये जो आपका हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये वापिस मॉलिक्यूल्स में कंबाइंड हो जाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल्स में कंबाइंड हो रहे होंगे तो ये हीट का क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और ये जो हीट को रिलीज करेंगे वही आपके वेल्डिंग के लिए काम में आने वाली है, वही आपके क्या काम में आने वाली है, वेल्डिंग के लिए काम में आने वाली है। तो इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें मॉलिक्यूल से एटम्स बन रहे हैं और एटम से वापस क्या बन रहा है सर, मॉलिक्यूल बन रहा है। तो पहले तो ये क्या करेगा, आर्क से हीट एब्जॉर्ब करके टूट जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, वर्कपीस की स्ट्राइक करेगा और उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा और वापस रिकंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। तो पहले तो बना मॉलिक्यूल से एटम, फिर एटम से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। पहले तो होगा डिसएसोसिएट ड्यू टू गेनिंग द हीट और फिर क्या होगा, ड्यू टू रिलीजिंग द हीट ये क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब वो हीट रिलीज होगी वो वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए काम में आ जाएगी, वो वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए काम में आ जाएगी। बिल्कुल सर यही होता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में। यही क्या होता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में। सर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपके टूल स्टील और डाई स्टील को ज्वाइन करने में। सर इसका और क्या यूज होता है, इसका यूज होता है आपके कटिंग टूल के रिपेयरिंग वर्क के लिए। अगर आपका कटिंग टूल में कोई ब्रेक हो गया है, अगर आपके कटिंग टूल को जोड़ना है, उसकी वेल्डिंग करनी है, तो उसकी वेल्डिंग करने के लिए हम यूज में लेते हैं हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। और इस एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में सर टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है, इसमें हो जाता है 4000 डिग्री सेल्सियस। सर ये क्या हाइड्रोजन गैस का कुछ और भी काम है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन गैस एज ए सील्डेड गैस यूज में आ रही है जो कि आपके लिक्विड मेटल को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। तो जहां भी अगर आप वेल्डिंग में गैस यूज में ले रहे हो तो उसका एक फंक्शन तो जरूर होगा कि वो आपके लिक्विड मेटल को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी और दूसरा काम होगा आपके इस हाइड्रोजन गैस का कि ये एज ए हीट कैरिंग एजेंट भी काम में आने वाला है। ये हीट को क्या करेगा, आर्क से लेके जाएगा और वर्कपीस तक ट्रांसफर करेगा। ये हीट कैरिंग एजेंट भी उसकी तरह क्या आने वाला है, काम आने वाला है। तो इसके दो फंक्शन हैं, पहला है कि ये एज ए शील्डेड गैस यूज में आने वाली है जिसका फंक्शन होता है लिक्विड मेटल को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये हीट कैरिंग एजेंट की तरह यूज में आ रहा है जिसका काम होगा डिसएसोसिएटेड होके हीट लेना और स्ट्राइक करके हीट को रिलीज करके वापस क्या हो जाना, कंबाइन हो जाना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सो गाइस एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग अब अपना कंप्लीट होता है। उसके बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में क्या कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज ड्यू टू द आर्क, और जो हीट को जो हम कैरी करते हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन गैस। और जो ये हाइड्रोजन गैस होती है इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए शील्डेड गैस। तो मैं आपको ये पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इट इज the combination of arc and gas welding. It is a combination of arc and gas welding. Atomic hydrogen welding की अगर बात करें तो atomic hydrogen welding में किस टाइप की सप्लाई का यूज होता है, atomic hydrogen welding में सर AC सप्लाई का यूज होता है। किसका सप्लाई होता है, AC सप्लाई का यूज होता है। और atomic hydrogen welding is the combination of arc welding and gas welding. It is a combination of arc welding and gas welding. तो यहाँ पर अपना atomic hydrogen welding complete होता है। अब मैं जो आपको next type की welding पढ़ाने जा रहा हूँ that is a resistance welding. That is a resistance welding. With the help of the electrical resistance हम क्या करेंगे, welding करेंगे with the help of electrical resistance. So next is the resistance welding. Next is the resistance welding. So what do you mean by the resistance? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसका जो अपोज करता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ड्यू टू रेजिस्टेंस व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी हीट एनर्जी का अगर मैं यूज करूं वेल्ड करने के लिए तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हम सबसे पहले वेल्डिंग ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्पॉट वेल्डिंग, दैट इज स्पॉट वेल्डिंग। ओके, व्हाट डू मीन बाय स्पॉट वेल्डिंग? स्पॉट वेल्डिंग मतलब किसी एक पॉइंट पर वेल्डिंग होगी, किसी एक पॉइंट पर वेल्डिंग होगी एट ए टाइम।
एट ए टाइम हम सिर्फ वन पॉइंट पर वेल्डिंग करेंगे। किस पर पॉइंट करेंगे? वन पॉइंट पर वेल्डिंग करेंगे। से फॉर एग्जांपल हम इसको इसके सेटअप की हेल्प से समझ सकते हैं कि आपके स्पॉट वेल्डिंग का सेटअप कैसा होता है और उसमें जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उस प्रोसेस में क्या होता है। सो नाउ लेट्स कम टू द स्पॉट वेल्डिंग। दैट इज आपके स्पॉट वेल्डिंग में दो कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं। सो दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड देयर इज ए अनदर कॉपर इलेक्ट्रोड। ये दो कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम मशीनरी से अटैच कर देते हैं। क्लियर है? इस कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, मशीनरी से अटैच कर दिया और इस ऊपर वाले कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ द रोकर आर्म अटैच कर रखा है। सो दिस इज द रोकर आर्म एंड दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, ठीक है। सो यहां पर दो कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं और यहां पर आपके होता है एक हैंडल। यहां पर क्या होता है, आपका एक हैंडल होता है। सो दिस इज द हैंडल, ठीक है। इसको आप पकड़ सकते हो अपने हाथ में, यह हैंडल होता है और इन दो कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम क्या रखते हैं, वर्कपीस को रखते हैं। तो वर्कपीस को हम कैसे रखेंगे? सो दिस इज योर वर्कपीस, ओके। सो दिस इज योर अनदर वर्कपीस। क्लियर है? सो दो वर्कपीस होंगे, उनको हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे। किसके बीच में रखेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर वेल्डिंग किस प्रोसेस से कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेल्डिंग किस प्रोसेस से करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे। सो दिस इज द पावर सोर्स, दिस इज द पावर सोर्स। और पावर सोर्स को हम क्या करेंगे, पावर सोर्स को हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। दिस विल बी कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोड, दिस विल बी कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोड। और यहां पर होएगा आपके वर्कपीस। ये जो वर्कपीस होंगे आपके, ये थिन शीट की फॉर्म में होंगे। द थिकनेस ऑफ द वर्कपीस शुड बी 1 to 2 mm, ठीक है। इससे कम भी हो सकती है। क्लियर है? जो ये होंगे ये बड़े बड़े वर्कपीस नहीं होंगे, बड़ी बड़ी थिकनेस वाले वर्कपीस नहीं होंगे, ये शीट की फॉर्म में होंगे। किसकी फॉर्म में? शीट की फॉर्म में। सो द वर्कपीस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द शीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम विद द हेल्प ऑफ द पावर सोर्स एक हाई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे, एक हाई करंट की सप्लाई करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ दैट हाई करंट विल बी इक्वल्स टू 10,000 to 20,000 एम्पियर। हम क्या करेंगे, हाई करंट की सप्लाई करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ दिस हाई करंट विल बी 10,000 to 20,000 एम्पियर। और जो हम इतना हाई करंट सप्लाई कर रहे हैं और इसका जो टाइम होगा दैट विल बी ओनली 0.01 to 0.5 सेकेंड। मतलब हम 1 सेकेंड के लिए भी इतना करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, करंट की सप्लाई कर रहे हैं। तो जब इतना ज्यादा करंट आपके इलेक्ट्रोड के थ्रू पास होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जहां पर आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का कांटेक्ट होगा, वर्कपीस और वर्कपीस का कांटेक्ट होगा और इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का कांटेक्ट होगा, वहां पर होंगे कांटेक्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी आपका कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा R1, यहां पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा R2 और यहां पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा R3, ठीक है। ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस व्हाट विल हैपन, हीट विल बी जनरेटेड। क्या आपके यहां पर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होने के कारण दोनों वर्कपीस की सरफेस के बीच में हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। जितना टाइम तक आप करंट सप्लाई करोगे उतने टाइम तक हीट की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। द प्रोडक्शन ऑफ द हीट विल बी इंक्रीज, द जनरेशन ऑफ द हीट विल बी इंक्रीज ड्यू टू द सरफेस रेजिस्टेंस। एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, हमें अगर रिक्वायर्ड अमाउंट की हीट मिल जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट की सप्लाई को ऑफ कर देंगे। पहले तो हम करंट की सप्लाई करेंगे और आफ्टर गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट व्हाट विल वी डू, वी विल स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या करेंगे, दोनों शीट्स को क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जहां पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वहां पर एक वेल्ड जॉइंट का प्रोडक्शन हो जाएगा। आपका यहां पर क्या बन जाएगा, वेल्ड जॉइंट बन जाएगा। तो जब यहां पर वेल्ड जॉइंट बनेगा तो जो आपका मेटल मेल्ट होगा उस पार्ट को हम कहते हैं नगेट, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नगेट। और आपकी नगेट देखिए कैसे नजर आएगी, दिस विल बी योर नगेट, दिस विल बी योर नगेट, दिस इज द नगेट। तो सबसे पहले नगेट ऐसे बनना फॉर्म होगा। क्लियर है? सो या जो मैंने बना रखा है डार्क ब्लू कलर का, दिस इज द नगेट,
दिस इज द नगेट, दिस इज नगेट। नगेट का मतलब क्या होता है, जहां पर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस था वहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने के कारण दोनों वर्कपीस आपस में क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, और वेल्ड होने पर वहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, नगेट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नगेट कहते हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहां पर थिकनेस की बात करें वर्कपीस की, अगर हम यहां पर वर्कपीस के थिकनेस की बात करें, दैट शुड बी लेस देन 1 to 2 mm। 1 to 2 mm से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब वो शीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शीट होनी चाहिए, प्लेट नहीं होनी चाहिए। प्लेट की थिकनेस आपके 5 mm से ज़्यादा होती है। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, शीट होनी चाहिए, और उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, 1 से कम या फिर 2 से कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शीट्स का क्या कर रहे हैं, लैप जॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शीट्स का हम क्या कर रहे हैं, लैप जॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्पॉट वेल्डिंग होता है उसमें जो वेल्डिंग की जाती है, और वेल्डिंग की जाने से जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस जॉइंट को हम कहते हैं लैप जॉइंट। ठीक है, एक वर्कपीस के ऊपर दूसरा वर्कपीस रख के उन दोनों को हम इलेक्ट्रोड के बीच में डाल देते हैं। किसके बीच में डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच में डाल देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं इनका जो मटेरियल होता है वो कॉपर होता है। तो इन्हें मैं कह सकता हूं, सो दीज आर द कॉपर इलेक्ट्रोड, दीज आर द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये भी आपका क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड ही है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या होता है स्पॉट वेल्डिंग में, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड। हमें यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप की वेल्डिंग से जो नगेट प्रोड्यूस होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। उसकी ज्योमेट्री होती है सिलेंड्रिकल। उसकी ज्योमेट्री को हम एज्यूम कर सकते हैं सिलेंड्रिकल। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द नगेट। नगेट की हाइट क्या होती है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द 2 वर्क पीसेस जिनकी थिकनेस क्या है, टी है, जिनकी थिकनेस क्या है, टी है, और आपका नगेट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। सो दिस इज द नगेट। सर ये थोड़ा अंदर तक प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, अंदर तक इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा उसका कुछ इंडेंटेशन होगा, ऐसे इस तरीके से। आपका ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस के अंदर थोड़ा सा पेनेट्रेट हो जाएगा, एक इंडेंटेशन बन जाएगी, एक इंडेंटेशन बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। थोड़ा जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है जो ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है ये आपके वर्कपीस पर इम्प्रिंट हो जाए, ये वर्कपीस पर इसकी इमेज क्या हो जाए, इम्प्रिंट हो जाए। उसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। तो जब स्पॉट वेल्डिंग होती है तो इसमें चांसेस होते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसका इंडेंटेशन हो सकता है, उसका इंडेंटेशन हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं हाइट ऑफ नगेट की, सो दिस विल बी द हाइट ऑफ नगेट। So this will be the height of nugget. So what will be the h? h की वैल्यू क्या होगी सर, h की वैल्यू होगी twice of t minus, h की वैल्यू क्या होगी, twice of t minus indentation, twice of t minus में indentation, so twice of indentation, twice of indentation। तो अगर हम बात करते हैं h की वैल्यू की, this value will be equals to 2 into t minus indentation, 2 into t minus indentation। So this is the value of the h, this is the value of the h। अगर हम बात करते हैं diameter of nugget, अगर हम बात करते हैं diameter of the nugget, this is the capital D, the value of the D will comes from the empirical relation, that is 6 under root t, that is 6 under root t। Sometimes in the question the value of the D will be given directly, the value of the D will be given directly, and the value of the H, if indentation is not given, it will be equals to twice of height। अगर आपको इंडेंटेशन नहीं दिया होता है उस इंडेंटेशन की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी होती है उसकी वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 0। उसकी वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेंगे, उसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे 0। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नगेट, कि नगेट का वॉल्यूम कितना होता है, नगेट का वॉल्यूम कितना होता है। सो नाउ कम टू द वॉल्यूम ऑफ द नगेट। व्हाट विल बी द V, वॉल्यूम ऑफ द नगेट, VOLUME ऑफ नगेट, NUGGET। ध्यान से सुनिए,
जो v की वैल्यू होती है वो क्या होती है, v की वैल्यू होती है आपके π/4 d² इंटू एच, π/4 d² इंटू एच। अगर मैं बात करता हूं मास ऑफ नगेट की, मास ऑफ नगेट की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ नगेट होगा आपका m इक्वल्स टू रो इंटू वी, m इक्वल्स टू रो इंटू वी, दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू π/4 d² into h, rho into π/4 d² into h. Now come to the heat required to melt. Now come to the heat required to melt. Heat required to melt means hm. What will be the value of the hm? hm will be equals to m into c into delta t plus m into l. Plus m into L. This heat is a combination of latent heat and sensible heat. So where the temperature is changing, the heat is, कौन सी हीट होगी वहां पर, वहां होगी सेंसिबल हीट, वहां क्या होगी, सेंसिबल हीट होगी। और जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा वहां क्या होगी, लेटेंट हीट होगी, वहां क्या होगी, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का क्या फंक्शन होता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फेज ऑफ द मटेरियल। जब मटेरियल का फेज चेंज होता है और उस फेज चेंज करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई की है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दिस HS will be equals to I² RT. This HS will be equals to I² RT where I is the current, I is the current and the value of the R is resistance. What is R? Resistance. And what is T? T is the time of current, कि हमने करंट को कितने टाइम तक सप्लाई किया है, हमने करंट को कितने टाइम तक सप्लाई किया है। So this is the value of your HM, heat required to melt, and this is the value of the HS. This is the value of the HS, that is heat supplied. ये आपने अभी भी थोड़ा सा पढ़ चुका है, थोड़ा थोड़ा आपको ये आइडिया आ चुका है कि हीट सप्लाई की वैल्यू कहाँ से आई है। एक VI से भी हीट सप्लाई की वैल्यू आई थी, VI से भी हीट सप्लाई की वैल्यू आई थी, लेकिन उसकी जो यूनिट थी वो थी जूल पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो यूनिट्स का ख्याल रखना है, इसकी यूनिट भी जूल होगी और इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। अगर मैं बात करता हूँ मेल्टिंग एफिशिएंसी की, अगर मैं बात करता हूँ मेल्टिंग एफिशिएंसी की, उसकी वैल्यू क्या होती है सर, आपने बता रखा है, उसकी वैल्यू होती है HM डिवाइड बाई HS। उसकी वैल्यू क्या होती है, HM डिवाइड बाई HS। तो आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको ये जो सभी मैंने फॉर्मूले लिखा रखे हैं ये सभी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेल्टिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट टू द हीट सप्लाइड, टू द हीट सप्लाइड। सर याद करने का क्या तरीका है, MS माइल्ड स्टील, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। MS यानी माइल्ड स्टील, ऊपर आएगा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, नीचे आएगा हीट सप्लाइड, नीचे आएगा हीट सप्लाइड आएगा। तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्पॉट वेल्डिंग का या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कंप्लीट होता है। अब अगर मैं बात करना चाहूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या स्पॉट वेल्डिंग से लीक प्रूफ जॉइंट बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, स्पॉट वेल्डिंग से लीक प्रूफ जॉइंट बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पॉइंट पर, एक स्पॉट पर वेल्डिंग करता है। एट ए टाइम इसमें एक ही नगेट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इसका यूज हम लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो सर इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं लैप जॉइंट बनाने के लिए। किसके लिए बनाने के लिए? लैप जॉइंट बनाने के लिए। दो शीट्स को आपस में एज ए लैप जॉइंट जॉइंट करने के लिए। सर वो दो शीट्स यूज में कहाँ आती है? वो यूज में आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। कहाँ यूज में आती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आती है। दैट इज द स्पॉट वेल्डिंग। ये स्पॉट वेल्डिंग आपने अपने कॉलेज में भी मशीन देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बता देंगे कि स्पॉट वेल्डिंग
प्रैक्टिकली किस तरीके से होती है। सो दिस इज अबाउट स्पॉट वेल्डिंग। Now come to the another type of the resistance welding, that is the seam welding। अभी मैं आपको बताने वाला हूं seam welding के बारे में। किसके बारे में? seam welding। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज सीम वेल्डिंग। देखिए उसमें क्या होता है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग इज सीम वेल्डिंग। सीम मतलब क्या होता है? सीम मतलब होता है कंटिन्यूअस। सीम मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और हम बात करने वाले हैं अब सीम वेल्डिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? सीम वेल्डिंग। सो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज सीम वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग? सीम वेल्डिंग। तो जो लिमिटेशन थी स्पॉट वेल्डिंग की, वो आपकी लिमिटेशन सीम वेल्डिंग में ओवरकम हो जाएगी। ठीक है, सीम वेल्डिंग होता कैसे? जैसे ही मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। मुझे एक्सप्लेनेशन करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने वेल्डिंग में इतना अच्छा पढ़ा है। आपको समझ आ जाएगा कि सर वेल्डिंग इसमें क्यों हो रही है और वेल्डिंग की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। आपके पास दो वर्कपीस होंगे एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द शीट्स। These are in the form of the sheets। तो ये रहे दो वर्कपीस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्कपीसेस को क्या करेंगे, रोलर के बीच में रखेंगे। किसके बीच में? रोलर। जो इलेक्ट्रोड होंगे इस बार वो आपके इन द फॉर्म ऑफ रोलर होंगे। वो किस फॉर्म में होंगे? रोलर की फॉर्म में होंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रोड। दिस इज द इलेक्ट्रोड। Now come to the point। अब हम इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई से जोड़ेंगे। किससे जोड़ देंगे? पावर सप्लाई से। कैसे जोड़ देंगे? पावर सप्लाई से जोड़ेंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा देखेंगे। इस कंडीशन में होगा हम पावर सप्लाई के एक टर्मिनल को इससे जोड़ेंगे, पावर सप्लाई के एक टर्मिनल को इससे जोड़ देंगे। और हम क्या करेंगे, अब इन रोलर्स को रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो जब आपके रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट होंगे तो आपके वर्कपीस की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। सर जब क्या होगा, जब हम इसमें हाई करंट की सप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपके होगा कि यहां पर नगेट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? नगेट। और जैसे ही नगेट प्रोड्यूस होता है हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली रोलर को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो जब हम कंटिन्यूअसली रोलर को रोटेट करेंगे, बहुत इजी है, आपको पता चल गया होगा सर यहां पर तो एक नगेट दूसरे नगेट को ओवरलैप करेगा, फिर तीसरा नगेट, फिर फोर्थ, नेक्स्ट, सो ऑन। तो यहां पर नंबर ऑफ नगेट्स ऐसे बन जाएंगे। यहां पर नंबर ऑफ नगेट्स ऐसे बन जाएंगे क्योंकि हम कंटिन्यूअसली इसकी क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली इसकी क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं। तो सर यहां से जो वर्कपीस निकलेगा ना वो बहुत हाई स्पीड पर निकलेगा। द वैल्यू ऑफ द वी विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट। एंड दिस वी कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द एन। दैट विल बी इक्वल्स टू पाई डी एन डिवाइड बाय 60। इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड and v equals to pi d n and this will be in meter per minute।
दिस विल बी इन मीटर पर मिनट। सो v की वैल्यू हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई dn बाई 60 इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड एंड पाई dn दैट विल बी इन मीटर पर मिनट। ये आपको हमने सिखा रखा है, ठीक है। सो दिस इज ए बेसिक मैकेनिक्स फॉर्मूला। यहाँ पर जो वेल्डिंग स्पीड होती है सर वो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो वेल्डिंग स्पीड होती है वो क्या होती है सर, बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट होगी सर वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर सर नगेट्स के ओवरलैप होने के कारण हम लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बना सकते हैं। और इसमें सर यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रोड के इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो इलेक्ट्रोड होगा उसका वर्कपीस पर इंडेंटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, इंडेंटेशन हो सकता है, स्पॉट में भी हो सकता है, सीम वेल्डिंग में भी हो सकता है। सर इसका यूज कहाँ करते हैं, आज तक हमने इसका यूज देखा नहीं है। आपके घर में जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं 15 लीटर के रिफाइंड ऑयल वगैरह के, उनके आप देखना कि उनकी जो शीट्स आपस में वेल्ड की होती है वो सीम वेल्डिंग से वेल्ड की होती है। किससे की होती है, सीम वेल्डिंग से वेल्ड की होती है। और इसकी वेल्डिंग हम कैसे करते हैं, देखो हम समझ सकते हैं इस एग्जांपल से फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक शीट थी, आपको क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। तो आपने क्या किया, ऐसे इसको रोल कर दिया, ऐसे इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया है। और सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके 2 या 3 पॉइंट्स पर स्पॉट वेल्डिंग कर देंगे। स्पॉट वेल्डिंग करने से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, लेकिन अभी भी ये लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना है। तो लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रोलर के अंदर से पास करेंगे। किसके अंदर से पास करेंगे, रोलर के अंदर से पास करेंगे। तो जब ये रोलर के अंदर से पास होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीम वेल्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर सीम वेल्डिंग हो जाएगी। और सीम वेल्डिंग होने के कारण जो आपका जॉइंट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सर लीक प्रूफ जॉइंट बनेगा। सीम वेल्डिंग का जो यूज होता है, इसका यूज होता है आपका गैसोलाइन पाइप बनाने के लिए। आपका जो फ्यूल टैंक्स होता है उसमें भी सीम वेल्डिंग का ही यूज होता है। और जो एग्जॉस्ट पाइप में मफलर्स यूज में किए जाते हैं उसकी वेल्डिंग भी किससे की जाती है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सीम वेल्डिंग। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सीम वेल्डिंग। और सीम वेल्डिंग से ही हम क्या बनाते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट बनाते हैं। और यही क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लीक प्रूफ जॉइंट किससे नहीं बनते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट किससे बनते हैं। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन।